देश में कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों के ठीक होने की दर बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में इस बार 51,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। महानायक अमिताभ बच्चन की भी आज अस्पताल से छुट्टी हो गई। लेकिन कोरोना से संक्रमित होने वालों में आज ही देश के गृह मंत्री अमित शाह और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी शामिल हो गए हैं। न्यूज नाइट में कोरोना काल से जुड़ी सभी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। मैं हूं गौतम रॉय और साथ ही हमारे विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने एक लिहाज से अपने राम और सबके राम की बात की है। पूरा इसका प्रसंग आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोविड-19 की चपेट में। मेदांता गुरुग्राम में हुए भर्ती। ट्वीट कर बताया तबीयत है एकदम ठीक, डॉक्टर्स की सलाह पर होना पड़ा है भर्ती। संपर्क में आए लोगों को आइसोलेशन व जांच कराने का भी किया है आग्रह। राजनीतिक नेताओं की कमान, जल्द ही स्वस्थ होंगे गृह मंत्री। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी। कुल 51,000 लोग लेकिन 24 घंटे में हुए स्वस्थ। मृत्यु दर भी घटकर हुई 2.13%। भारत चीन के बीच कमांडर स्तर पर हो रही 5वें दौर की बातचीत। वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की ओर मोल्डो में ही हो रही है बातचीत। प्योंगसो इलाके में सैनिकों को पीछे हटने पर ही रहा है जोर। केरल सोना तस्कर मामले में एनआईए ने 6 और लोगों को किया गिरफ्तार। कई जगह छापेमारी। स्वप्न सुरेश और मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। पंजाब में जहरीली शराब का कहर जारी। 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मुख्य आरोपी सहित 25 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिसकर्मी व आबकारी अधिकारी सहित 13 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारी। देश के कई क्षेत्रों में और उनसे पवित्र मिट्टी व जल का अयोध्या पहुंचना जारी। उपराष्ट्रपति ने एक लेख में श्री राम के जीवन दर्शन को बताया सार्वभौमिक। और सबसे पहले बात करते हैं कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गृह मंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने उन तमाम लोगों से अपनी जांच कराने की अपील की है जो हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए थे। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा है, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। और उन्होंने अनुरोध किया है कि जो लोग उनके संपर्क में आए वो भी अपना टेस्ट करवाएं। अभी कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि अस्पताल में भर्ती हो जाएं। और ये उन्होंने जानकारी पूरी तरह से सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर सभी को दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उम्मीद जताई है कि जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री इस महामारी को मात दे सकेंगे। और तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने यही कामना की है कि गृह मंत्री अमित शाह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और इस पर आइए आपको और अपडेट दिलाते हैं कि अभी किस तरह की परिस्थितियां हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ताज़ा जानकारी क्या है, अमित शाह की तबीयत कैसी है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को मामूली एक लक्षण दिखा कोरोना का, तो डॉक्टरों के एडवाइस पे उन्होंने टेस्ट कराया। टेस्ट में पॉजिटिव आए और पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों ने ये एडवाइस किया कि उनको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। तो शाम के वक्त में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल है, वहां पर वो भर्ती हुए हैं। अस्पताल ने हमें कंफर्म किया है कि वहां पर उनको भर्ती किया गया है। वो डॉक्टरों की निगरानी में है इस वक्त। और उनके जो तमाम टेस्ट होते हैं, खासतौर पे एक्सरे, सीटी स्कैन, ये टेस्ट होते हैं जो एक तरह से कोरोना के टेस्ट में
डॉक्टर्स करते हैं, तो वो तमाम टेस्ट हो रहे हैं, उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अभी तक की यही खबर है और अस्पताल की तरफ से हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोई या तो बुलेटिन जारी होगा या फिर खुद गृह मंत्री ट्वीट करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है। और जो उनका ट्वीट था उसमें खास तौर पे इस बात का जिक्र था कि मामूली लक्षण है और हम्म। मामूली लक्षण अगर है तो डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, और जो जो सिम्टम्स अगर आते हैं तो उन सिम्टम के आधार पे डॉक्टर्स कोरोना का इलाज करते हैं, जो लगातार हम लोग इस बात को दिखा भी रहे हैं, डॉक्टर्स भी हमें बता रहे हैं। इसके अलावा जो उनके संपर्क में लोग हैं, खासतौर पे जो अधिकारी रेगुलर मीटिंग में लेते हैं, खासतौर पे गृह सचिव हैं, वो भी शायद हो सकता है कि ऐसे अधिकारी भी कोरोना का टेस्ट कराएं, चूंकि ये प्रोटोकॉल है। उनके संपर्क में जो भी आए हैं वो लोग, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के, उनके अपने पार्टी को हो या फिर कोई मंत्री के परिषद के सदस्य हो, तो उन तमाम लोगों का, चाहे उनके निजी स्टाफ हो, उन तमाम लोगों के टेस्ट भी किए जाएंगे। जी जी, और इसके बारे में और विस्तृत जानकारी अगर मिल सके तो अभी तक जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया है उसमें कितनी प्रगति हुई है? देखिए, कांटेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया ये है कि जो भी उनके क्लोज कांटेक्ट में पिछले 4-5 दिन में लोग हैं, उनकी टेस्ट जरूर होगी। खासतौर पे मैंने बताया कि गृह सचिव हैं या फिर जो मंत्रालय के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो पार्टी के उनके वरिष्ठ नेता हैं, फिर मंत्रिमंडल के कोई सदस्य भी अगर मिले होंगे तो वो उनका भी टेस्ट होगा। और उनके जो कर्मचारी हैं, जो निजी स्टाफ हैं, या जो गृह मंत्री के जो स्टाफ होते हैं, चूंकि सिक्योरिटी के भी लोग भी साथ चलते हैं, तो उन तमाम लोगों के टेस्ट हो सकते हैं। और इसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। और चूंकि एक इसमें विंडो पीरियड भी होता है कि आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद भी टेस्ट कराते हैं, तब भी कोई लक्षण आएंगे या फिर बिल्कुल। इनमें से किसी को सिम्टम दिखेगा, तब वो टेस्ट कराएंगे। लेकिन आइसोलेशन में जाना जरूर पड़ेगा उनको, कि उनको होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा तब तक कि जब तक कि करीब 5 से 7 दिन के समय को आप पूरा नहीं कर लेते हैं। और चूंकि इस कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं तकरीबन 5-7 दिन के बाद दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको होम क्वारंटाइन इस वक्त रहना होगा। जी, और अभी तक कोई पूरी तरह से विस्तृत इसमें जानकारी नहीं आई है कि कौन-कौन लोग किन-किन विभागों में उनके संपर्क में आए थे गृह मंत्री के? जी, अभी तक आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चूंकि गृह मंत्री काफी व्यस्त रहे हैं हाल के दिनों में, उनकी लगातार बैठकें होती थी। चाहे हम दिल्ली में देखते थे कि वो किस तरह से एलएनजेपी अस्पताल गए थे, फिर जो राधा स्वामी सत्संग, जो सरदार पटेल जो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बना था, वहां पर भी लगातार जाते थे। कैबिनेट की मीटिंग में भी वो थे, और तमाम मीटिंग लगातार होम मिनिस्ट्री की चलती रहती है। तो ऐसे में पार्टी के नेता भी उनसे मिलते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य भी मिलते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जो पिछले 5-6 दिनों में जो लोग भी संपर्क में आए होंगे, उनको ट्रेस करके उनकी लिस्ट निकाली जा रही होगी, बात की जा रही होगी कौन कौन से लोग हैं, और उनके टेस्ट होंगे, निश्चित तौर पे टेस्ट होंगे। टेस्ट मैंने बताया कि कम से कम 5-7 दिन बाद ही होते हैं, क्योंकि सिम्टम आने में टाइम लगता है। लेकिन उनको जरूर क्वारंटाइन रहना होगा। ये एक जो प्रोटोकॉल है स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसका पालन करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नितेंद्र, आप खबर पर नज़र रखिएगा, हम आपसे आगे भी इसके बारे में जानकारी लेंगे जैसे-जैसे ये शाम आगे बढ़ेगी। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द गृह मंत्री ठीक हो जाएँ और जो तमाम लोग हैं जो इनके संपर्क में आए होंगे वो स्वस्थ ही रहें। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का आज कोविड-19 से निधन हो गया। बीते कई दिनों से कमल रानी का लखनऊ पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक भी जताया है। उन्होंने उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी कैबिनेट ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और मौन भी धारण किया। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का राजधानी लखनऊ में निधन हो गया है। उन्होंने सुबह करीब 9:30 बजे अंतिम सांस ली। कमल रानी कोरोना से संक्रमित थी और लखनऊ की पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। वे पिछले महीने 18 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हुई थी। 62 वर्षीय कमल रानी वरुण योगी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी कैबिनेट ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती कमल रानी वरुण एक लोकप्रिय जननेता और वरिष्ठ समाजसेवी थी। बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने मंत्रिमंडल में अपना कार्य किया। उनका दिवंगत होना
समाज का भी, सरकार का भी और पार्टी की भी ये पुण्य क्षति है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कमल रानी वरुण के निधन पर रविवार को शोक प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण के असामयिक निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। वे एक लोकप्रिय जनसेवक थीं जो 2 बार लोकसभा की सदस्य भी रही थी। उनके परिवार व सहयोगियों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमल रानी के निधन पर दुख जताया और ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उनका पूरा जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। कमल रानी के निधन पर उत्तर प्रदेश में एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। पिछले साल 21 अगस्त को कमल यूपी सरकार में प्राविधिक मंत्री बनी थी। वो 2 बार लोकसभा सांसद भी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। काफी दुखद इस तरह से एक राज्य के मंत्री का निधन कोविड-19 की वजह से, लेकिन इसके साथ ही देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 51,000 से भी ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिनमें महानायक अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं देश भर में आए कोविड-19 की तमाम खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 51,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। 51,225 मरीजों को स्वस्थ होने से कोविड-19 के ठीक हुए लोगों की तादाद बढ़कर 11,45,629 हो गई है। किसी एक दिन में 24 घंटों में सबसे अधिक रोगियों की ठीक होने से रिकवरी दर सुधरकर 65.44% हो गई है। वैश्विक औसत की तुलना में भारत की मृत्यु दर काफी कम 2.13% है, जो कि कुछ दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। चेन्नई के कावेरी अस्पताल ने रविवार को ये जानकारी दी। राज्यपाल को घर में ही पृथकवास में रहने की सलाह दी गई है, जहां अस्पताल के डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी करेगी। रविवार सुबह ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जिसके कुछ घंटों बाद ही उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन कोरोना को मात देकर अस्पताल से घर आ गए हैं। कोरोना से नेगेटिव होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट कर सभी प्रशंसकों और चाहने वालों को शुक्रिया कहा है। ओडिशा सरकार ने जांच की सुविधाएं बढ़ाने की कवायद के तहत निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीजन और RT-PCR पद्धतियों से कोविड-19 की जांच कराने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को ICMR के नियमों का पालन करना होगा। रैपिड एंटीजन जांच के लिए निजी संस्थान अधिकतम 450 रुपए का शुल्क ले सकते हैं, जबकि RT-PCR के लिए 2200 रुपए का शुल्क तय किया गया है। असम सरकार ने कोविड-19 के मानदंडों का सख्ती से पालन करते हुए मॉल्स, होटल और रेस्तरां को संचालित करने की अनुमति दी है। एक आदेश में मुख्य सचिव ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार के बीच कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ मॉल्स और जिम को संचालित किया जा सकता है। लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सोमवार और मंगलवार को अनुमति दी गई है। एक दूसरे के संपर्क में आए बगैर खेले जाने वाले खेलों के भी आयोजन की अनुमति दे दी गई है। ये आदेश आज रात 7 बजे लागू होगा और इस महीने की 14 तारीख तक वैध रहेगा। तमिलनाडु में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब हर रविवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के बीच सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान सड़कों पर पुलिस लॉकडाउन को लागू कराने में जुटी हुई है। अगस्त महीने के 5 रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इस दिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो कोरोना वायरस के प्रकोप से निजात पाने के लिए देश भर में तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ये जंग पूरी तरह से जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से वो घड़ी अब ज़्यादा दूर नहीं है जबकि भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में होगा। और ऐसे में श्री राम का व्यक्तित्व करुणा, समावेश, शांतिपूर्ण और जन केंद्रित लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, ऐसा कह रहे हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उनके साथ सत्य और सर्वोपरि भी है, वो भक्ति और त्याग से परिपूर्ण भी हैं। इस तरह की उन्होंने बातें अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखी हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भगवान राम, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हैं। श्री राम के आदर्श मार्ग और उनके जीवन पर आधारित रामायण को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय संस्कृति का आधार बताते हुए कहा है कि दुनिया के अनेक हिस्सों में उनकी सार्वभौमिक छवि का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है।
दशरथ अजर बिहारी। अयोध्यापुरी जब श्री राम के रंग में सराबोर है, उल्लास और उमंग चारों ओर है। हर कोई राम का होना चाहता है। सहजता और करुणा से भरे श्री राम का जीवन और उनके मूल्यों के पथ पर कई संस्कृतियां विकसित हुई हैं। शताब्दियों से गुजरते हुए सहस्त्राब्दियां भी बीत गईं, लेकिन राम आज भी शाश्वत हैं। भारतीय संस्कृति के लिए श्री राम तो प्राण वायु हैं। जन जन के ऐसे ही राम का मंदिर अयोध्या में बनने के लिए तैयार है। 5 अगस्त का बेसब्री से सबको इंतजार है। विराट व्यक्तित्व और मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम मंदिर निर्माण को उपराष्ट्रपति ने भी अपने फेसबुक में गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना करने वाला बताया। उन्होंने लिखा कि रामायण का जीवन दर्शन विस्तृत और विहंगम है। वजह यही है कि भारतीय संस्कृति के साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक संस्कृतियों समुदायों पर इसने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वहीं भारत के लिए रामायण साझा चेतना का अभिन्न हिस्सा है। भक्तों के लिए श्री राम भगवान के रूप में पूजनीय हैं। वहीं रामायण समाज के आध्यात्मिक अभ्युदय को प्रशस्त करने वाला है। यानी रामायण भारतीय दर्शन की ऐसी झलक है जिसमें धर्म और सदाचार है। रामायण का प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि जावा, बाली, मलाया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया सहित अनेक दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में प्रमुखता के साथ देखा जा सकता है। संबंध की इसी सांस्कृतिक डोर को मजबूती देने के लिए साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत हुई। उस समय कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा हिंद महासागर से यूरेशिया के कई देशों में श्री राम और रामायण का गहरा प्रभाव वहां के साहित्य और संपूर्ण नाट्य शास्त्र पर दिखाई देता है। रामायण की बातें जिन विषयों की उसमें चर्चा है वो आज भी कितनी रेलेवेंट है। विश्व में जहां जहां राम और रामायण से संपर्क रहा है, जो लोग गर्व करते हैं, उसी एक तंतु के साथ उसको जोड़ करके आज उसको अगर संबंधों को विकसित किया जाए तो संबंध अपनेपन वाले बन जाते हैं और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन से भी एक अधिक ताकतवर बन जाते हैं। एक नेक्स्ट लेवल उसका प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति ने सांस्कृतिक सूत्र की अहमियत उकेरते हुए लिखा कि वेद और संस्कृत के विद्वान आर्थर एंटनी मैकडोनाल्ड के मुताबिक भारतीय ग्रंथों में वर्णित राम मूलतः पंथ निरपेक्ष थे। वहीं थाईलैंड के राजा का नाम ही राम के नाम पर होता था और 14वीं सदी में स्थापित इस राज्य की राजधानी का नाम अयोध्या रख दिया गया। साथ ही रामायण के अनेक संस्करण हैं। थाईलैंड में रामकिन, कंबोडिया में रामकीर, जावा में काकबिन रामायण तथा बाली की बाली राम कवचा और फिलीपींस की महरादिया लावना। साल 2017 में 31वें आसियान शिखर सम्मेलन के भव्य उद्घाटन समारोह में जब महरादिया लावना की प्रस्तुति की गई तब विश्व को एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। संगीतमय रामायण का मंचन। रामायण कथा के मंचन ने भारत और कुछ अन्य सदस्य देशों के साथ फिलीपींस के सांस्कृतिक जुड़ाव को बेहद सुंदर तरीके से पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी सहित उस वक्त आसियान सम्मेलन में शिरकत करने आए तमाम नेता भी मौजूद थे। श्री राम के दर्शन का प्रभाव फिलीपींस तक ही नहीं दिखता बल्कि चीन की जातक कथाओं में लिंगयुंग जी जिंग और इसके जापानी संस्करण होबुत्सु में भी दिखाई देता है और साथ ही अंकोर वाट की दीवारों पर भी। बौद्ध, जैन, सिख मतों में भी रामायण को आत्मसात किया गया है। भारत के विश्व दर्शन की व्यापकता पूरी तरह से रामायण में मौजूद है। इसलिए करुणावतार श्री राम देश और काल की सीमा से परे कालातीत और सार्वभौमिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देश में तो सभी जानते हैं कि भारत में राम रोम रोम में है, लेकिन ये बात इटली के रोम तक भी जाती है। इस तरह की बातें आज उपराष्ट्रपति ने भी कही है और इसका ही कुछ उल्लेख हम आपके लिए भी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में, किस तरह से उपराष्ट्रपति ने बात की है। अगर आप देखें, थाईलैंड में थाई रामायण को रामाकिन कहा जाता है और इसके आगे भी अगर बात करें, रामाकिन थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक तक है। साथ में थाईलैंड में 14वीं सदी में राजधानी का नाम अयोध्या की तरह अयुत्थाया रखा गया था, तो ये सीधा नाम भी जुड़ता है। और थाई राजा राम के वंशज अपने आप को भी मानते हैं और देश में भी ऐसे ही उनको माना जाता है। इसके साथ अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में रामायण को यामायण कहा जाता है और इसके साथ और इसको आगे बढ़ाएं तो रामायण को अनौपचारिक रूप से म्यांमार का राष्ट्रीय महाकाव्य भी कहा जाता है। साथ ही राम को बर्मीज में यामा उच्चारित किया जाता है और आगे इसमें अगर पूरा एक संदर्भ देखें और रिलेशनशिप देखें तो सीता को म्यांमार में या तिधा भी कहा जाता है। आगे और देशों की बात करें, कंबोडिया के महाकाव्य को राम केर कहा जाता है। इसके साथ ही इसका अर्थ अगर आपको बताएं तो गौरव, राम का गौरव इस शब्द का अर्थ है। और आगे इसमें आपको बताएं तो मलेशिया में हिकायत सेरी रामा रामायण का मलय संस्करण है, वो उसका वहां का वर्जन है। हिकायत सेरी रामा का मुख्य कथानक संस्कृत संस्करण की तरह ही है, एक तरह से काफी मिलता जुलता है। कथानक में केवल कुछ स्थानीय विषयों को ही जोड़ा गया है और इसकी वजह से कुछ भिन्नताएं भी हैं, लेकिन काफी हद तक काफी सिमिलैरिटीज, एक तरह से मिलता जुलता भी है। जापान की बात करें तो उगते सूरज के देश में रामायण के 2 संस्करण माने जाते हैं, 2 संस्करण मिलते हैं। एक संस्करण को होबुत्सुथा कहते हैं, होबुत्सुशु कहते हैं और दूसरे संस्करण को संबो एकोतोबा कहा जाता है। तो इस तरह से जापान में 2 संस्करण, 2 वर्जन्स कह सकते हैं कि रामायण के हैं। आगे भी बात करें तो यहाँ पे और भी देश हैं जिनका हम उल्लेख कर सकते हैं जहाँ तक इन तरह के संबंधों का सवाल है और ये सारी बातें उपराष्ट्रपति ने कही हैं। इसके बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे चर्चा के दौरान हमारे मेहमानों के साथ। लेकिन जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, जो 5 तारीख को एक भव्य समारोह होना है, तो राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। प्रभु राम के चित्रों से अंकित विशेष ध्वज पूरी अयोध्या में लगाए गए हैं। हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा ने इसका जायजा लिया है, देखिए उनकी रिपोर्ट। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां फैजाबाद से अयोध्या तक दिखाई दे रही हैं, जहां एक तरफ अयोध्या की दीवारों को का रंग रोगन हो रहा है, त्रेता युग की तमाम तस्वीरों को उकेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर को भगवा रंग से रंगने के लिए तमाम ध्वज तैयार किए गए हैं। श्री राम के अलग अलग रूप उसमें दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ही कुछ ध्वज आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं जो तैयार किए गए हैं। बड़ी संख्या में पूरी नगरी को, राम नगरी को इन भगवा ध्वजों से सजाया जाएगा। घर घर इस तरह के ध्वज दिखाई देंगे, अलग अलग रूप में कहे जा सकते हैं। किस तरह की तैयारी है, कितनी बड़ी संख्या में इन ध्वजों को तैयार? यहाँ के सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन से धन से लग करके यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय लल्लू सिंह जी के नेतृत्व में पूरे अयोध्या शहर को दुल्हन की तरह भगवा झंडों से और अन्य तरीकों से, झंडियों से सजाने का काम कर रहे हैं। लंबा इंतजार रहा होगा आज के? जी, बहुत लंबा इंतजार रहा। हम तो सोच रहे थे कि इस जन्म में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, लेकिन हमको तो बड़ी खुशी है। हम लोग बड़ा लंबा समय इंतजार करने के बाद ऐसा दिन आया है कि हम लोग अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण देखने के लिए तैयार हैं। पूरा विश्व आज तैयार है इस मंदिर को। आंदोलन थे जो जुड़े थे, जो मानसिक रूप से जुड़े थे, जो शारीरिक रूप से जुड़े थे, जो आर्थिक रूप से जुड़े थे, सबकी अभिलाषा पूरी हो गई। भावुक हो गए हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि एक लंबा संघर्ष किया है, उसके बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तैयारियां आप देख ही रहे हैं और इन तमाम भगवा झंडों को बनाने में जो लोग, इनके तैयार करने में जो लोग इस समय शामिल दिखाई दे रहे हैं, पूरे राम मंदिर के संघर्ष के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये लोग जुड़े रहे हैं। और यह हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस समय हम लोग इस धरती पर हैं।
इन 500 वर्षों के जो कार्यकाल में जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ के जन जन में व्याप्त हैं, उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से यह हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। माहौल में गर्मजोशी आप देख रहे हैं, माहौल में उत्साह आपको दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, अयोध्या से। और भाई रुक करते हैं हमारे आज के विशेष की ओर, जो कि जुड़ा है उपराष्ट्रपति के लेख से, जो उन्होंने फेसबुक पर लिखा है, पोस्ट किया है। विशेष साफ है आपके सामने, अपने राम सबके राम। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रोफेसर मक्खन लाल। ये जाने माने इतिहासकार हैं और हितेश शंकर भी हैं, संपादक हैं पांचजन्य के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्रोफेसर मक्खन लाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की बातें बताई हैं उपराष्ट्रपति ने आज अपने लेख में, साफ तौर पर एक प्रासंगिकता बनती है। राम की एक अतीत से जोड़ना होता है, वर्तमान तो है ही क्योंकि शिलान्यास होने वाला है भव्य मंदिर का, और साथ ही इसमें भविष्य भी आ जाता है। जी गौतम, मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि राम से जुड़े तमाम स्थलों को मुझे इसी जीवन काल में देखने का मौका मिला, चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट हो, या नंदीग्राम, जहाँ भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ रख के पूरे राज्य का संचालन किया था। और 1976 में मैं खुद अयोध्या की खुदाई में भी शामिल था। ये भी मेरा सौभाग्य है, चाहे म्यांमार में भगवान राम का मंदिर हो, अंकोर वाट हो, या कई बार अतुथ्या थाईलैंड, भगवान की राजधानी जो रखी गई नाम पर, वहाँ भी जाने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात क्या है भगवान राम के बारे में, वो एक धर्म के भगवान नहीं है। वो किसी, जैसा उपराष्ट्रपति जी ने कहा, सबके राम हैं। वो